नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोथेराप्टिक्स इस सब्जेक्ट्स में जो हमें डिसऑर्डर्स दिए गए हैं उनके बारे में। यहाँ पर हमें अलग अलग टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, इस तरीके के टॉपिक्स दिए गए हैं और उनमें अलग अलग डिसऑर्डर्स दिए गए हैं हार्ट से रिलेटेड, हमारे स्टमक से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम इन्फेक्शियस डिसीज पढ़ने वाले हैं। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब जो इन्फेक्शन के थ्रू हो रहे हैं, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, प्रोटोजोआन हो, ऐसे किसी से भी अगर इन्फेक्शन हो रहा हो तो जो भी डिसऑर्डर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा कॉमन है, ऐसे डिसीज कंडीशन हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं, इस इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि कौन कौन से डिसीज कंडीशन हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक में। इन्फेक्शियस डिसीज में कौन कौन से कंडीशंस हमें पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। तो सिलेबस में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस डिसीज, जिसमें हम सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है न्यूमोनिया, देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस, गोनोरिया एंड सिफाइलिस, मलेरिया, HIV एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सार्स एंड कोव-2 मतलब कोविड-19 2। तो इस तरीके से ये जो सारे डिसऑर्डर्स है ये इन्फेक्शियस डिसीज है, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस डिसीज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मार्किंग आपको इन्फेक्शियस डिसीज फार्माकोथेराप्टिक्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मार्किंग वाला जो चैप्टर है आपका वो है इन्फेक्शियस डिसीज। तो ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता ही होता है। तो यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीज कंडीशंस है वो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ने, प्रॉपरली लेक्चर्स पे ध्यान देना है। तो आप जल्दी से समझ पाओगे कि उस कंडीशन में क्या होता है, किस तरीके से डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें आप इजीली समझ पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस दैट इज द टीबी, शॉर्ट में हम इसको टीबी बोलते हैं, इज अ कंटेजियस इन्फेक्शन दैट मीन्स spread from one person to another that usually attacks the lungs of the individual। तो ट्यूबरक्लोसिस ये एक तरीके का कंटेजियस इन्फेक्शन है। कंटेजियस इन्फेक्शन मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है, जो कि हमारे लंग्स के ऊपर अटैक करता है। ये जो डिसीज कंडीशन है, यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जिस बैक्टीरिया से ये इन्फेक्शन होता है, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लंग्स को अटैक करता है, लंग्स के ऊपर अफेक्ट शो करता है अपना। तो आप इमेज में देख सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब वन पर्सन टू अनदर पर्सन बोल रहा है तो हैंडशेक भी हो सकता है, या फिर सिंपली वो बात कर रहे तो उस कंडीशन में भी जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन में। देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेन एंड स्पाइन। तो ये यूजुअली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ये जो बैक्टीरियम है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है, ये यूजुअली हमारे लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है, पर ये अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइन हो गया। टीबी इज द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज आफ्टर HIV और एड्स। तो HIV और एड्स के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। अगर इन्फेक्शियस डिसीज में देखें तो इन्फेक्शियस डिसीज में सबसे पहला जो कॉमन कॉज होता है डेथ का वो होता है एड्स, और दूसरा होता है ट्यूबरक्लोसिस। ये वर्ल्ड्स बोला गया है, वर्ल्ड सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस दैट इज द TB इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज caused by several species of mycobacterium। तो ट्यूबरक्लोसिस ये हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, अलग अलग स्पीसीज होते हैं माइकोबैक्टीरियम से, उनसे ये कॉज होता है। इट स्प्रेड वेरी रैपिडली फ्रॉम वन पर्सन टू अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है एक से दूसरे में, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बोला गया है। अब डायरेक्टली मतलब किस तरीके से होता है और इनडायरेक्टली मतलब किस तरीके से होता है। तो डायरेक्टली मतलब जैसे कि दो पर्सन मिल रहे हैं, उनमें से एक इन्फेक्टेड है, तो वो अगर हेल्दी पर्सन के ऊपर
खांस रहा है, उसके ऊपर स्नीज कर रहा है या फिर सिंपली बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी बैक्टीरिया स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। ये हो गया डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया। देन इनडायरेक्टली किस तरीके से ये स्प्रेड होता है? इनडायरेक्टली मतलब जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसने अपनी कोई चीज किसी और को दी है, या फिर जो इन्फेक्टेड चीज है वो किसी और ने उसको टच कर लिया है, उसके सरफेस को टच कर लिया है, जिससे वो बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो वे है, इसको हम इनडायरेक्टली स्प्रेड बोलते हैं, इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन बोलते हैं बैक्टीरिया का। तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ये जो ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया है, ये स्प्रेड होते हैं एक से दूसरे में। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ट्यूबरक्लोसिस की डेफिनेशन किस तरीके की है वो देखते हैं। Tuberculosis, that is the TB, is caused by bacteria, that is the Mycobacterium tuberculosis, that most often affect the lungs. तो ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। ये सिंपल डेफिनेशन दी है WHO ने, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो। ट्यूबरक्लोसिस इज क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल, तो ट्यूबरक्लोसिस ये क्यूरेबल भी है और प्रिवेंटेबल भी है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉजेटिव एजेंट। मतलब हमने ये तो देख लिया कि बैक्टीरिया है, पर इसमें भी अलग अलग स्पीसीज होते हैं। यहाँ पर हमें पहले ही बताया गया है कि सेवरल स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम, तो माइकोबैक्टीरियम के अलग अलग स्पीसीज होते हैं, तो उनके नाम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से स्पीसीज है। तो कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट में ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम। ये माइकोबैक्टीरियम के अलग अलग स्पीसीज के थ्रू हो सकता है। तो कौन कौन से स्पीसीज है? सबसे पहला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इट इज अ रॉड शेप्ड नॉन स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक बैक्टीरियम होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा है माइकोबैक्टीरियम बोविस। तीसरा है माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकानोसम। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो गए माइकोबैक्टीरियम के, जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करते हैं। देन नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज किंग ऑफ डिसीजेस। तो इसको किंग ऑफ डिसीजेस भी कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस को। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1882। 1882 में रॉबर्ट कोच इस साइंटिस्ट ने ट्यूबरक्लोसिस इस डिसीज कंडीशन को डिस्कवर किया था। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की कुछ स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ टीबी। तो यहाँ पर हमें स्टेजेस दिए गए हैं ट्यूबरक्लोसिस के। सबसे पहली स्टेज है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर मतलब क्या होता है? दिस हैपन्स व्हेन अ पर्सन हैज बीन इन कांटेक्ट विद और एक्सपोज टू अनदर पर्सन हु हैज टीबी। तो एक्सपोजर कब होता है? जब कोई भी हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जा रहा है, या फिर एक्सपोज हो रहा है, जिस पर्सन को टीबी है ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में जा रहा है, तो उस कंडीशन में एक्सपोजर होता है। मतलब जो बैक्टीरिया है वो एक से दूसरे में एंटर होते हैं। द एक्सपोज पर्सन विल हैव अ नेगेटिव स्किन टेस्ट, अ नॉर्मल चेस्ट एक्सरे एंड नो साइन और सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। तो जो एक्सपोज पर्सन मतलब एक इन्फेक्टेड और एक हेल्दी पर्सन कांटेक्ट में आ गए हैं, दोनों कांटेक्ट में आ गए, जिससे जो हेल्दी पर्सन है वो एक्सपोज हो गया है। तो जो एक्सपोज हुआ पर्सन रहता है उसमें जो स्किन टेस्ट है, ये स्किन टेस्ट जो है ये ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए चेक की जाती है, परफॉर्म की जाती है। तो ये जो स्किन टेस्ट है ये भी निगेटिव आती है, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल आता है, और डिसीज के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते जब वो एक्सपोज होता है उस टाइम पे। देन नेक्स्ट स्टेज है लैटेंट टीबी, जिसको हम इनएक्टिव टीबी भी कहते हैं। दिस हैपन्स व्हेन अ पर्सन हैज टीबी बैक्टीरिया इन हिज और हर बॉडी इन इनएक्टिव फॉर्म बट डज नॉट हैव सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। तो ये कब होता है? लैटेंट टीबी या फिर इनएक्टिव टीबी कब होता है? जब जो भी पर्सन है उसमें जो टीबी की बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस का जो भी बैक्टीरिया है वो उसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बैक्टीरिया पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट रहता है पर कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं होते। इस स्टेज को हम लैटेंट टीबी या फिर इनएक्टिव टीबी कहते हैं। द इन्फेक्टेड पर्सन्स इम्यून सिस्टम वॉल्स ऑफ द टीबी ऑर्गेनिज्म। वॉल्स ऑफ मतलब क्या बोला गया है कि जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है वो उस टीबी के ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड द टीबी रिमेन्स इनएक्टिव थ्रू आउट लाइफ इन मोस्ट पीपल हु आर इन्फेक्टेड। हमारी इम्यून सिस्टम तो उसको उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती है, पर वो जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में फिर भी प्रेजेंट रहते हैं, कुछ अमाउंट में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर
जो इनएक्टिव फॉर्म में वो प्रेजेंट है तो वो लाइफ थ्रू पूरी लाइफ भर जो भी पर्सन है उसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रह सकते हैं. दिस पर्सन वुड हैव अ पॉजिटिव स्किन टेस्ट बट अ नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, इट इज नॉट कंटेजियस. तो ये जो पर्सन रहता है जिसके बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में टीबी के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसे पर्सन की जो स्किन टेस्ट है वो पॉजिटिव आती है पर चेस्ट एक्सरे नॉर्मल दिखाई देता है. और इस तरीके का जो टीबी होता है वो कंटेजियस नहीं होता, मतलब वो एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड नहीं होता. लैटेंट टीबी कैन टर्न इनटू एक्टिव टीबी, सो ट्रीटमेंट इज इम्पॉर्टेंट. तो ये जो लैटेंट या फिर इनएक्टिव टीबी है ये एक्टिव हो सकता है, जो ऑर्गेनिज्म से वो एक्टिव हो सकते हैं, इसलिए ट्रीटमेंट जो है वो जरूरी होता है. देन नेक्स्ट है एक्टिव टीबी. अब एक्टिव टीबी इसी को हम बोलते हैं टीबी डिसीज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड टीबी डिसीज, इसको टीबी डिसीज भी कहा जाता है. दिस डिस्क्राइब्स द पर्सन हु हैज साइन एंड चाहिए सिम्टम्स ऑफ एन एक्टिव इन्फेक्शन. तो ये डिस्क्राइब किसको करता है, ऐसे पर्सन को जिसमें एक्टिव इन्फेक्शन के साइन और सिम्टम्स दिखते हैं. द पर्सन वुड हैव अ पॉजिटिव स्किन टेस्ट एंड पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे. तो ये जो पर्सन होता है जिसमें एक्टिव इन्फेक्शन होता है उसकी स्किन टेस्ट भी पॉजिटिव आती है और चेस्ट एक्सरे भी पॉजिटिव आता है. देन नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. अब तक हमने स्टेजेस देखी, ट्यूबरक्लोसिस के 3 स्टेजेस थे. कौन कौन से, एक्सपोजर, लैटेंट और एक्टिव टीबी, इस तरीके के 3 स्टेजेस होते हैं. अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है. हमने तो ये देख लिया कि ये डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है, बात करने से स्प्रेड होता है, ऐसी चीजें हमने देख ली. यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं किस तरीके से होता है. इट इज अ बैक्टीरियल डिसीज. तो ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरियल डिसीज है. दिस बैक्टीरियम दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रिलीज अ टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबरक्यूलिन विच डैमेजेस बॉडी टिश्यू. तो ये जो बैक्टीरियम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये टॉक्सिन्स रिलीज करता है हमारे बॉडी टिश्यूज में. जो ट्यूबरक्यूलिन नाम का टॉक्सिन होता है वो हमारे बॉडी टिश्यूज में रिलीज करता है जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाते हैं. दिस डिसीज द डिसीज स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. तो ये जो डिसीज है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं. इमेज में आप देखिए यहाँ पर टीबी ट्रांसमिट हो रहा है. एक जो पर्सन है जो कि पर्पल कलर में है वो इन्फेक्टेड पर्सन है और वो हेल्दी पर्सन से बात कर रहा है. तो उस टाइम पे जो पर्सन है हेल्दी पर्सन वो इन्फेक्टेड होता है. सिंपली बात करने से भी ये ट्रांसमिट होते हैं. तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन होता है टीबी का. ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड थ्रू द एयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो ट्यूबरक्लोसिस ये एयर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है एक से दूसरे में. द ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियाज are sprayed into air when the infected patient delivered it during sneezing, coughing, singing, spitting and even by simply talking. तो आप देखिए हमने पहले ही बोला जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है वो एयर के थ्रू स्प्रेड होता है. कब होता है, जब इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो स्नीज करता है, उसको छींक आती है, उस टाइम पे ये स्प्रेड हो सकता है. कफिंग के टाइम जब वो खांसता है उस टाइम पे भी बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं. सिंगिंग के टाइम सिंपल गाना गा रहा है उस टाइम पे भी बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकते हैं. स्पीटिंग के टाइम एंड इवन बाय सिंपली टॉकिंग, बात करने से भी जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होते हैं. पीपल नियर बाय में ब्रीथ इन दिस ट्यूबरक्लोसिस जर्म एंड बिकम इन्फेक्टेड. तो जो भी उस इन्फेक्टेड पर्सन के आजू बाजू में लोग होंगे वो एयर के थ्रू ही उस जर्म को अपने अंदर ले लेंगे जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे. दिस ट्यूबरक्लोसिस जर्म्स कैन सेटल इनटू द लंग्स एंड बिगिंस टू ग्रो. तो ये जो ट्यूबरक्लोसिस के जर्म्स होते हैं ये हमारे लंग्स में सेटल होते हैं और वहां पर ग्रो होते हैं. फ्रॉम देयर दिस जर्म्स कैन मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. तो हमारे लंग्स से ही ये जर्म्स अदर पार्ट्स में मूव होते हैं थ्रू ब्लड के थ्रू. देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, इमेज देख सकते हैं लंग्स इन्फेक्टेड विथ ट्यूबरक्लोसिस. इस तरीके से जो हमारे लंग्स है वो ट्यूबरक्लोसिस इस कंडीशन से इन्फेक्टेड होते हैं, माइकोबैक्टीरियम से इन्फेक्टेड होते हैं. ट्यूबरक्लोसिस कैन इन्फेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है.
द ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स इज वेरी कॉमन। लंग्स का जो ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब लंग्स में जो इन्फेक्शन होता है ट्यूबरक्लोसिस का, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अदर देन लंग्स इट कैन अफेक्ट किडनी, मेनिंजेस, बोन्स, लिम्फ नोड्स और अदर बॉडी टिश्यू। तो हमारे लंग्स को छोड़ के ये अदर पार्ट्स को भी, अदर जो ऑर्गन्स है उनको भी अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि किडनी हो गए, मेनिंजेस मतलब हमारी ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है, बोन्स को अफेक्ट करता है, लिम्फ नोड को, और जो अदर बॉडी टिश्यू है उनको अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन हो गया ट्यूबरक्लोसिस का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के मेन दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी टीबी और सेकेंडरी टीबी। तो इनके बारे में वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। इट ऑकर्स ऑन फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ ट्यूबरक्लोई बैसिली, स्पेशली व्हेन ड्रॉपलेट्स एंटर इन द टर्मिनल्स ऑफ अल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस हम किसको बोलेंगे, जब जो पर्सन है वो एक्सपोजर होगा ट्यूबरकुलर बैसिलिस, जो ड्रॉपलेट्स है इन्फेक्टेड पर्सन के, वो एंटर होंगे हेल्दी पर्सन में, और जो बैक्टीरिया है वो अल्वियोलाई के, हमारे लंग्स के अल्वियोलाई में, उनके टर्मिनल्स में जाके सेटल हो जाएंगे। उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। द इन्फेक्शन बिगिंस विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैसिलाई इन द लंग्स, यूजुअली इन द अपर लोब। तो ये इन्फेक्शन कब स्टार्ट होगा, जब जो बैसिली है, जो भी बैक्टीरिया है, वो मल्टीप्लाई होगा हमारे लंग्स में, यूजुअली इन द अपर लोब। ये सबसे पहले अपर लोब में मल्टीप्लाई होता है। तो अपर लोब में आप जैसे देख सकते हैं इमेज में, ये जो पार्ट है, ये जो आपको सुपीरियर लोब बोला गया है, इसी को हम अपर लोब बोलते हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होता है। इट इज मोर ऑफ्टन रिपोर्टेड इन चिल्ड्रन एंड इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। तो ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस में पाया जाता है, या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड मतलब जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, ऐसे जो पेशेंट है, और या फिर जो चिल्ड्रंस है, इनमें ज़्यादातर ये पाया जाता है। प्राइमरी टीबी इज ऑल्सो नोन एज चाइल्डहुड टीबी एंड गोन्स कॉम्प्लेक्स। तो प्राइमरी टीबी को चाइल्डहुड टीबी भी कहा जाता है और गोन्स कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये हो गया प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। इट इज यूजुअली ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ डॉर्मेंट लेशंस और री इन्फेक्शन ऑफ पर्सन हु इज ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव ड्यू टू अर्लियर एक्सपोजर। अब कोई पर्सन है जिसको ट्यूबरकुलोसिस था पहले, पर उसका ट्यूबरकुलोसिस जो है वो क्योर हो चुका है। क्योर होने के बाद फिर से उसको री इन्फेक्शन हो रहा है, फिर से उसमें जो बैक्टीरिया है ट्यूबरकुलोसिस के वो पाए जा रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ऐसा जो ट्यूबरकुलोसिस होता है इसको हम सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। देन नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन एनाटॉमिकल इन्वॉल्वमेंट ट्यूबरकुलोसिस इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो एनाटॉमिकल इन्वॉल्वमेंट के बेस पे भी ट्यूबरकुलोसिस का क्लासिफिकेशन किया गया है। एनाटॉमिकल इन्वॉल्वमेंट में जो पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, कौन कौन से पार्ट को ये अफेक्ट करता है, उसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें सबसे पहला टाइप है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सबसे पहला क्लास है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, इंडिकेट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग्स, स्पेशली पल्मोनरी पैरेन्काइमा। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली जो पल्मोनरी पैरेन्काइमा होता है वो इन्वॉल्व होता है। देन नेक्स्ट है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। इट इंडिकेट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स देन लंग्स विच यूजुअली आर लिम्फ नोड, प्लूरा, बोन्स, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमारे लंग्स के अलावा अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड हो गया, प्लूरा हो गया, बोन्स, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे जो अदर ऑर्गन्स अगर इन्वॉल्व होते हैं, अदर ऑर्गन्स में इन्फेक्शन पाया जाता है, तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो गए ट्यूबरकुलोसिस के। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। पैथोफिजियोलॉजी मतलब ट्यूबरकुलोसिस किस तरीके से डेवलप होता है हमारे बॉडी में वो समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट इनहेलेशन की वजह से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो रहा है, हम इनहेल कर रहे हैं उस बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में। तो बॉडी में इनहेल करने के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ बैसिली टू टर्मिनल अल्वियोलाई। तो हमारे लंग्स के जो अल्वियोलाई होते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं, उनमें ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, उनमें जाके सेटल डाउन हो जाता है। फिर वहां पर ये बैक्टीरिया एंटर होने की वजह से क्या होता है,
ingestion of organism by macrophages followed by multiplication of bacteria within macrophages cell। अब ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे बॉडी में एंटर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रही है। तो सबसे पहले जो अटैक करते हैं वो होते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस सबसे पहले इन ऑर्गेनिजम्स को, इन बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, उनको इंजेस्ट करते हैं, उनको अपने अंदर समा लेते हैं। पर ये जो बैक्टीरिया है ये उसके अंदर जाके डिस्ट्रॉय नहीं होता, बल्कि ये मैक्रोफेजेस के अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है। अब वहां पर मल्टीप्लाई होने से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ बैक्टीरिया टू रीजनल लिम्फ नोड्स बाय इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस विथ कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन। अब ये मैक्रोफेजेस वहीं पर नहीं रहते, लंग्स पे ही नहीं रहते, ये बॉडी के अलग अलग पार्ट में चले जाते हैं। जो बैक्टीरिया है उसको इंजेस्ट करके ये हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं, तो उसी समय उस बैक्टीरिया को भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये कंटिन्यूअसली मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लाई करता रहता है, मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। अब क्या होता है, extension of bacteria with 4 to 6 weeks after inhalation into the blood stream from regional nodes। जो हमारे lymph nodes होते हैं उनमें ये मैक्रोफेजेस एंटर होते हैं। मैक्रोफेजेस में जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करता रहता है, फिर लिम्फ नोड में जाके वो उस मैक्रोफेजेस के बाहर निकलते हैं, उन रीजनल नोड्स के थ्रू वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, और उसके बाद वो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन ट्यूबरक्युलिन इन ब्लड। तो ये ब्लड में एंटर होने के बाद ट्यूबरक्युलिन है, ये जो टॉक्सिन है ये रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है, जिससे क्या होता है, इससे दो चीजें होती है। सेल मीडिएट इम्यूनिटी मतलब हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रही है, तो इससे एक तो सक्सेसफुल कंट्रोल होगा इन्फेक्शन के ऊपर, मतलब अगर हमारी इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया के ऊपर हावी पड़ गई, मतलब उन बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर दिया, तो इन्फेक्शन टोटली क्योर हो जाएगा। या फिर हमारी इम्यून सिस्टम वीक पड़ गई तो उस टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होगा। फिर हम ट्रीटमेंट लेंगे, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कुछ अमाउंट में बैक्टीरिया रह ही जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रीएक्टिवेशन और री इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस में, क्योंकि पेशेंट भी प्रॉपरली मेडिकेशंस नहीं लेता। ये बैक्टीरिया है, और ये जो बैक्टीरिया है ये रेजिस्टेंस फॉर्म कर सकता है, ये रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, इसलिए जो बैक्टीरिया है वो अगर एक भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में बच गया तो वो री इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, वो मल्टीप्लाई करके री इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसलिए टीबी का ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपरली लेना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली इसके लिए थेरेपीज बनाई गई है, वो प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये डेवलप होता है हमारी बॉडी में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, द कॉमन सिम्टम्स ऑफ टीबी आर। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स दो ही होते हैं। सबसे पहला है ड्राई कफ विथ फीवर एंड फीलिंग अनवेल। देन नेक्स्ट है आफ्टर 2 to 6 वीक्स, 2 से 6 वीक में जो सिम्टम्स दिखते हैं वो कैसे होते हैं, परसिस्टेंट कफ विथ ग्रीनिश एंड येलोइश स्पूटम। येलोइश और ग्रीनिश कलर का स्पूटम होता है, और परसिस्टेंट कफ, बार बार खांसी आती है, कंटिन्यू खांसी आती है। चेस्ट पेन होता है व्हेन इनहेल डीपली, डीप इनहेलेशन करने की वजह से चेस्ट पेन होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होती है। फीवर आता है, पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगती। वेट लॉस होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग एट नाइट, बहुत ज़्यादा पसीना आता है रात में। फटिग, थकावट महसूस होती है। अनरिजॉल्व न्यूमोनिया, न्यूमोनिया होता है जो कि जिसको हम ट्रीट नहीं कर पाते, ऐसा न्यूमोनिया हो जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं ट्यूबरक्लोसिस में 2 से 6 वीक के बाद। देन नेक्स्ट है एक नोट दिया गया है, द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम एट नाइट स्वेट इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिसीज। तो स्पूटम का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो ये प्रोग्रेशन बताता है। जो ट्यूबरक्लोसिस, ये जो डिसीज है इसका प्रोग्रेशन बताता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में अफेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, ये चीज़ बताता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे किस तरीके से इसको डायग्नोस किया जाता है। सबसे पहली टेस्ट है मॉन्टेक्स टेस्ट,
जिसको हम पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डिराइव्ड स्किन टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज परफॉर्म टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ डिसीज, ये डिसीज के प्रेजेंस को डायग्नोज करने के लिए परफॉर्म की जाती है। A small amount of substance called PPD tuberculin is injected just below the skin of your inside forearm. Small amount में एक सब्सटेंस लिया जाता है जिसको PPD ट्यूबरक्लिन कहा जाता है, वो हमारे फोर आर्म में इंजेक्ट किया जाता है। Within 48 to 72 hours, a red swelling occurs in infected person. 48 to 72 hours में एक रेड स्वेलिंग इन्फेक्टेड पर्सन में होगी। The size of the swelling डिटरमाइंस वेदर द टेस्ट रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट। तो जो स्वेलिंग की साइज होगी, जो स्वेलिंग का जो साइज होगा वो डिटरमाइन करेगा टेस्ट रिजल्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, ये चीज डिटरमाइन करेगा। देन नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में भी यूज टू कंफर्म लैटेंट और एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ये टीबी का स्टेज डिटरमाइन करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी ऑफ सैंपल्स लिए जाते हैं, सिटी स्कैनिंग की जाती है। देन नेक्स्ट है स्पूटम टेस्ट। स्पूटम टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है इफ चेस्ट एक्सरे शोज साइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अगर चेस्ट एक्सरे निकाला है और वहां पर साइंस दिख रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के, डॉक्टर में टेक सैंपल्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ टीबी बैक्टीरिया। तो डॉक्टर सैंपल लेता है टीबी बैक्टीरिया को टेस्ट करने के लिए। स्पूटम सैंपल्स कैन आल्सो बी यूज टू टेस्ट फॉर ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स ऑफ टीबी। तो स्पूटम सैंपल्स जो है ये चेक करने के लिए भी किए जाते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसने ड्रग रेजिस्टेंस तो फॉर्म नहीं कर लिया है। दिस हेल्प टू चूज द मेडिकेशन दैट आर मोस्ट लाइकली टू वर्क। स्पूटम टेस्ट के थ्रू हमें एक हेल्प हो जाती है कि अगर किसी भी बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस फॉर्म कर लिया है तो हम किस तरीके की थेरेपी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके की मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए ट्यूबरक्लोसिस के लिए। देन नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। हम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस ये क्यूरेबल है और प्रिवेंटेबल है, तो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहला है एडुकेट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रॉपरली लेना है। बीसीजी वैक्सीनेशन लेनी है, बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिली काल्मिड क्यूएरिन। सी लेस्ट क्राउडेड लिविंग कंडीशन, ज़्यादा क्राउडेड कंडीशन में नहीं जाना है। डस्ट अवॉइड करनी है, स्मोकिंग अवॉइड। देन नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हम मेडिकेशन कौन कौन सी लेंगे। मेडिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में ज़्यादातर पूछते हैं, तो इसमें फर्स्ट लाइन थेरेपी है। दिस ड्रग हैव हाई एंटी ट्यूबरक्युलर एक्टिविटी एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी। तो ये जो ड्रग्स होते हैं इनकी एंटी ट्यूबरक्युलर एक्टिविटी हाई होती है और इनकी टॉक्सिसिटी भी लो होती है। इसमें कौन कौन से ड्रग इंक्लूड होते हैं। आइसोनियाजिड, रिफेम्पेसिन, पैराजिनामाइड, इथेम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड को एच से सिंबलाइज किया जाता है, रिफेम्पेसिन को आर से, पैराजिनामाइड को जेड से, इथेम्बुटोल को ई से और स्ट्रेप्टोमाइसिन को एस से। ये कब काम आएंगे, जब हम कॉम्बिनेशन थेरेपी देखेंगे उस टाइम पे। तो ये हो गई फर्स्ट लाइन थेरेपी। देन नेक्स्ट है सेकेंड लाइन थेरेपी। दिस ड्रग्स हैव लो एंटी ट्यूबरक्युलर एक्टिविटी और हाई टॉक्सिसिटी एंड आर यूज्ड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ओनली। तो इनकी जो एंटी ट्यूबरक्युलर एक्टिविटी होती है वो लो होती है, ये हाई टॉक्सिक होते हैं और ये कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे ही यूज किए जाते हैं। इसमें जो ड्रग्स इंक्लूड होते हैं वो होते हैं थायोएसिटाजोन, पीएएस मतलब पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, कैनामाइसिन, अमीकासिन। देन नेक्स्ट है अदर्स। कुछ अदर्स थेरेपीज, कुछ अदर ड्रग्स होते हैं। दीज आर न्यूअर ड्रग्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। तो कुछ न्यू ड्रग्स आए हैं जो कि टीबी के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। इनमें इंक्लूड होते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड अजिथ्रोमाइसिन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब वो सिम्बॉल्स आपको काम में आएंगे। दीज आर इंक्लूड आर मतलब रिफेम्पेसिन जो कि 150 mg होगा, एच मतलब आइसोनियाजिड जो कि 75 mg होगा, Z मतलब पायराजिनामाइड जो कि 400 mg होगा, E मतलब इथेम्बुटोल जो कि 275 mg होगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है जब ड्रग रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट है R मतलब रिफेम्पेसिन कि 150 mg होगा, H मतलब आइसोनियाजिड वो भी 75 mg होगा और Z मतलब पायराजिनामाइड जो कि 400 mg होगा। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन थेरेपी हो गई। देन नेक्स्ट है सर्जरी। Surgery in skeletal tuberculosis may be suggested for faster recovery.
तो स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस मतलब अगर बोन में ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया प्रेजेंट हमारे बोन्स को इन्फेक्ट किया है तो उस कंडीशन में सर्जरी की जाती है फास्टर रिकवरी के लिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे डॉट्स थेरेपी। ये पेपर में ज़्यादातर पूछते हैं डॉट्स थेरेपी के बारे में। व्हाट इज डॉट? डॉट मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स इज अ प्रोग्राम टू हेल्प क्योर टीबी। तो डॉट्स का ये फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स। तो ये जो प्रोग्राम है ये टीबी को क्योर करने में हेल्प करता है। किस तरीके से? अ डॉट लिव वर्कर्स मीट्स विद क्लाइंट्स टू हेल्प विथ टीबी मेडिकेशन एंड प्रोवाइड सपोर्ट एंड एजुकेशन। तो क्लाइंट मतलब ऐसे पर्सन जो कि इन्फेक्टेड है और वर्कर मतलब ऐसे पर्सन जो कि टीबी को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मेडिकल वर्कर्स हो गए, ऐसे पर्सन को यहाँ पर वर्कर बोला गया है। तो ये जो वर्कर होते हैं ये क्लाइंट को जाके मिलते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे मिलते हैं, उनको हेल्प करते हैं टीबी के मेडिकेशंस लेने में, उनको सपोर्ट और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। टीबी से रिलेटेड, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड क्यों मेडिकेशन लेना ज़रूरी है, किस तरीके से रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, ये सारी चीज़ें उनको एजुकेट करते हैं। डॉट बाय डेफिनेशन मीन्स वॉचिंग क्लाइंट स्वॉलो ईच डोज ऑफ एंटी टीबी मेडिकेशन। तो डॉट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या होती है? क्लाइंट, क्लाइंट मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको देखना हर एक मेडिसिन स्वॉलो करते हुए, जो एंटी टीबी मेडिकेशन है वो लेते हुए। क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि भूल जाते हैं अपनी मेडिकेशन लेना, या फिर नहीं लेते आलस की वजह से, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो मेडिकेशन नहीं लेते, पर इस कंडीशन में रेजिस्टेंस फॉर्म होता है। इसीलिए डॉट थेरेपी स्पेशली ये बनाई गई है, ये प्रोग्राम लाया गया है। देन नेक्स्ट है, तो टीबी की ये जो डॉट थेरेपी है इसमें भी फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फेज होता है इंटेंसिव फेज, जो कि 2 से 3 महीने का होता है अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ हेल्थ वर्कर और ट्रेन्ड पर्सन। तो ये जो इंटेंसिव फेज होता है ये डायरेक्ट सुपरविजन में किया जाता है हेल्थ वर्कर के या फिर ट्रेन्ड पर्सन के। देन दूसरा फेज होता है कंटिन्यूएशन फेज, जो कि 4 से 6 महीने का होता है। यहाँ पर क्या होता है? अ मल्टीब्लिस्टर कॉम्बी पैक, दैट इज द पैकिंग ऑफ मल्टीपल डोजेज ऑफ मेडिकेशन विद ड्रग्स फॉर 1 वीक इज गिवन, of which the first taken under supervision। तो मल्टी ब्लिस्टर कॉम्बी पैक मतलब क्या होता है? ये मेडिकेशन के मल्टीपल डोजेज होते हैं, एक पैकिंग होती है। तो यहाँ पर ये जो ड्रग्स होते हैं ये 1 वीक के लिए दिए जाते हैं पेशेंट को अंडर सुपरविजन, सुपरविजन में ही दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये 2 फेजेस होते हैं डॉट्स थेरेपी के। डॉट्स प्लस इज अ न्यू स्ट्रैटेजी दैट इज डिजाइन टू मैनेज एमडीआर टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज। तो डॉट प्लस ये एक नया प्रोग्राम लाया गया है, ये डिज़ाइन किया गया है किस तरीके से? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी को मैनेज करने के लिए। तो ये लिमिटेड कंट्रीज में ही लाए गए हैं। तो डॉट प्लस में भी कुछ फेजेस होते हैं। सबसे पहला है इंटेंसिव फेज, जो कि 6 से 9 महीने का होता है। इसमें जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो होते हैं कैनामाइसिन, ओफ्लोक्सासिन, साइक्लोसेरिन, एथियोनामाइड, इथेम्बुटोल, पायरेजिनामाइड। देन नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन फेज, जो कि 18 मंथ्स का होता है। इसमें जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं ओफ्लोक्सासिन, साइक्लोसेरिन, इथियोनामाइड, इथेम्बुटोल। तो इस तरीके से ये डॉट्स थेरेपी हो गई। पेपर में अगर आए तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं कि डॉट थेरेपी क्या है, इसके फेजेस क्या है, देन न्यू डॉट स्ट्रैटेजी लाई गई है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं पेपर में। तो इस तरीके से ये हो गया आपका ट्यूबरक्लोसिस। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट कंडीशन, जो भी नेक्स्ट डिसऑर्डर्स हैं वो देखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।